नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां खेला हुबे नहीं है, खेला होना शुरू हो गया है। कुल मिलाकर राष्ट्र खो चुकी है बीजेपी इस रूप से कि 272 बहुमत की जगह उनको 240 सीटें मिली। अब महाराष्ट्र बीजेपी नहीं खोना चाहती, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर महाराष्ट्र खो दिया तो फिर राष्ट्र भी हाथ से जाता रहेगा। बीजेपी की उधेड़बुन ये है कि पार्टी में एक बार कह रहा है कि शिंदे से भी किनारा कर लो, अजीत पवार से भी किनारा कर लो, अकेले अपने दम पर लड़ो। एक गुट कह रहा है बीजेपी में कि अजीत पवार से किनारा कर लो और शिंदे के साथ मिलकर बार्गेनिंग करो। एक गुट कह रहा है कि बीजेपी को 170-180 सीटों पर लड़ना चाहिए और शिंदे और अजीत पवार के हवाले 50-50 सीटें कर देनी चाहिए। 288 की असेंबली, आप जानते हैं, महाराष्ट्र में बहुमत के लिए 145 जीतना ज़रूरी है। उधर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो वो लगातार कॉन्फिडेंस में है, आगे बढ़ रहा है और दावा किया गया है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कि एकनाथ शिंदे के 7 विधायकों ने अप्रोच किया है, जिसमें से 2 मुंबई के हैं, 2 नासिक के हैं, 2 विदर्भ के हैं और एक जलगांव का है। रोहित पवार, जो कि शरद पवार के पोते हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि अजीत पवार गुट के 17 विधायक उनके संपर्क में हैं। लेकिन एक कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को ऐसे गद्दार विधायकों को वापस अपनी पार्टी में क्यों करना चाहिए। उद्धव ठाकरे तो उनका विकल्प तैयार कर चुके हैं, उनको गद्दार घोषित कर चुके हैं। अब जहां विकल्प तैयार हो चुका है, जो लोग उद्धव ठाकरे के साथ रहे, मलाई के लालच में, पैसों के लालच में, जैसा दावा किया गया था कि 25-25 करोड़ दिया जा रहा है, इस लालच में उस तरफ नहीं गए तो उनके साथ बेइंसाफ़ी होगी अगर गद्दारों को लाया जाता है और टिकट दे दिया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं उद्धव ठाकरे को सांसदों पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि एकनाथ शिंदे के 7 में से अगर 4 सांसद टूटते हैं तो दल बदल कानून के दायरे में भी वो नहीं आएंगे, और दल बदल कानून के दायरे में नहीं आएंगे और सांसद टूटते हैं तो इसका सीधा सीधा असर मोदी सरकार पर पड़ता है। तो ज़्यादा ध्यान इस पर देना चाहिए। शरद पवार के लिए कहा जा रहा है कि वो गले लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको विस्तार चाहिए, उनको बहुत सारे नेता चाहिए, पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और वो अपने दम पर जिता देंगे। गद्दार या अगद्दार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भतीजे के साथ गए थे, वापस चाचा के साथ आ गए, तो परिवार में ही गए थे और परिवार में ही वापस आ गए। वैसे भी शरद पवार ने दिखा दिया है लोकसभा चुनाव में कि उनकी ग्रिप बड़ी तगड़ी है। 10 में से 8 लोकसभा सीटें वो जीते, जो 10 उनको दी गई थी। तो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने अपने वहाँ के नेताओं की बैठक बुलाई है अगले हफ्ते दिल्ली में, और वो सीट शेयरिंग की अभी से बात कर लेना चाहते हैं। इतना आत्मविश्वास है महाविकास आघाड़ी में कि तीनों गठबंधन चाहते हैं कि अभी से ये तय हो जाए कि कौन किस सीट पर लड़ेगा, किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, और 4 महीने बाद चुनाव है तो 3 महीने पहले उसके तैयारी हो जानी चाहिए पूरी की पूरी। 288 सीटें हैं, तीनों क्या 96 सीटों पर लड़ेंगे या लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला लागू होगा। अभी देखिए, लोकसभा चुनाव के हिसाब से 48 में से 30 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती है। एक लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 180 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की है महाविकास आघाड़ी ने। लेकिन जहां जहां जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही है महाविकास आघाड़ी, उनकी संख्या 150 है। जीत के लिए 145 चाहिए, तो 5 का ठीक ठाक मार्जिन है। ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे 20 पर लड़े, 18 पर कांग्रेस लड़ी और 10 पर शरद पवार लड़े, तो उसी फॉर्मूले को क्या अपनाया जाएगा लोकसभा चुनाव में कि उद्धव ठाकरे 100+ सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस 100 से कुछ कम सीटों पर लड़ेगी और शरद पवार करीब 80 सीटों पर लड़ेंगे। ऐसा कोई फार्मूला बन सकता है? कहना मुश्किल है, लेकिन लोगों का कहना है कि शरद पवार का सामना करना मोदी के लिए आसान नहीं होगा, जो उनको भटकती आत्मा की संज्ञा दे चुके थे। लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने बदला निकाल लिया, लेकिन अभी भी कसक बाकी है। अभी विधानसभा में धोबी पाठ शरद पवार का आना बाकी है और शरद पवार इस तरह की उलट बांसियां पहले भी कर चुके हैं।
हालांकि शरद पवार ने पहले इशारा किया था कि लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सी पार्टियां कांग्रेस के साथ आ जाएंगी और कांग्रेस के साथ मर्ज कर जाएंगी। तो क्या कांग्रेस के साथ मर्ज कर देंगे शरद पवार और विधानसभा चुनाव में एक मजबूत महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के रूप में नजर आएंगे? ये भी एक हो सकता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा शरद पवार अभी नहीं कहेंगे, अभी ये सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी और उसके बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र देखा जाएगा कि अगर महाराष्ट्र भी बीजेपी हार जाती है, हरियाणा भी हार जाती है, जिसकी प्रबल आशंका या संभावना जताई जा रही है, और झारखंड में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन वाली सरकार फिर से सत्ता में आ जाती है तो मोदी की पॉपुलैरिटी कम होगी, मोदी का चेहरा वोट नहीं दिला सकता, ये बात साबित होगी। संघ का भी दबाव पड़ सकता है और ऐसे में फिर एनडीए में शामिल कुछ धड़े क्या इंडिया की तरफ रुख कर सकते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। कुल मिलाकर आज की कहानी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई पूरी तरह से है, क्योंकि महाराष्ट्र ही तय करेगा कि राष्ट्र में इस साल के अंत में कौन शासन करेगा या परिस्थितियां किस तरफ चली जाएंगी। जहां तक बीजेपी की बात है तो एक वर्ग कह रहा है कि एकनाथ शिंदे तो फिर भी ठीक हैं, लेकिन अजीत पवार से नाता तोड़ लेना चाहिए। अजीत पवार कमज़ोर कड़ी साबित हुए हैं और अजीत पवार को सामने साथ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एकनाथ शिंदे के लिए मजबूरी ये है कि वो मुख्यमंत्री हैं, मराठा हैं, मुख्यमंत्री हैं। अगर बीजेपी उनसे अभी अलग होती है, जिनके 7 लोकसभा सदस्य हैं, 50 से ज़्यादा करीब करीब विधायक हैं, तो बीजेपी को कहीं इसका नुकसान राष्ट्रीय स्तर पर ना उठाना पड़ जाए और विधानसभा चुनाव में भी ना उठाना पड़ जाए, इसकी आशंका सता रही है बीजेपी को। तो बीजेपी अभी फ़िलहाल इस मसले पर कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक वर्ग ये भी कह रहा है कि बीजेपी ने जैसे पिछला चुनाव अलग से लड़ा था विधानसभा का एक बार और 288 में से 120 या 121 सीटें जीती थी, बहुमत से करीब 22-23 सीटें कम रह गई थी, तो ये परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये काम खामख्याली है। महाविकास आघाड़ी इस कदर मजबूत हुआ है कि बीजेपी को लेने के देने पड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और 28 या 29 सीटों पर सिर्फ 9 सीटें निकाल पाई। उसने जानबूझकर कांग्रेस के खिलाफ वाली सीटें चुनी। उनको लगा कि कांग्रेस कमज़ोर कड़ी है, कांग्रेस को हराना मुश्किल होगा, लेकिन कांग्रेस उसमें से ज़्यादातर सीटें जीत गई। 13 सीटें कुल मिलाकर कांग्रेस जीत गई, 18 में लड़ी थी। तो यहाँ भी मुश्किल घड़ी बीजेपी के सामने है, लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने फिर वही परेशानी। अगर ये जो लौट के आना चाहते हैं शिवसेना के लोग एकनाथ शिंदे के, उनको लिया जाए या सिर्फ लिया जाए लेकिन टिकट नहीं दिया जाए, क्या इस पर वो सहमत हो जाएंगे आने वाले कि बाद में महानगर पालिका में, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव के में कुछ को एडजस्ट किया जा सकता है, कुछ को कहीं और एडजस्ट किया जा सकता है। हाँ, शरद पवार गुट ये कह रहा है कि उनके दरवाजे खुले हुए हैं और वो अजीत पवार भतीजे को छोड़कर उनके साथ गए सभी विधायकों का ससम्मान वापसी की बात कर सकते हैं। अजीत पवार के लोगों ने तो देखिए चेतावनी दी मोदी सरकार को कि आप हिंदू मुसलमान रिपीट मत कीजिएगा, दलित वोट आपके कारण बिखर गया, आदिवासी वोट बिखर गया। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं 400 पार का नारा उल्टा पड़ गया। तो दोनों पार्टियां, अजीत पवार 1 लोकसभा वाले, एकनाथ शिंदे 7 लोकसभा वाले, 240 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी की, मोदी की पार्टी को एक तरह से सीख देने में लगे हैं, नसीहतें देने में लगे हैं। मोदी जी हैं जो सहन कर रहे हैं, कब तक सहन करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।